हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फेज के 25 महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न तैयार करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके पेपर में इस साल आ सकते हैं, तो इन्हें हम आज अच्छे तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो कि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक। पेपर में पूछ लिया जाएगा, पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो परिभाषा क्या होगी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, कोई बिंदु है और बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। इस पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात की निष्पत्ति के यानी मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0 हो जाता है। यानी F क्या होगा, बल, और Q0 क्या होगा, परीक्षण आवेश हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर, इसका मात्रक होता है। क्लियर है? तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसे हम वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, जो कि है कूलाम का विद्युत बल संबंधी क्या होता है, क्वेश्चन आ जाएगा। कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई तरीके से पूछ लिया जाएगा कि कूलाम का नियम लिखिए, या कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का निर्धारण कीजिए या नियम लिखिए। तो कई तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो क्या है कूलाम का नियम, तो हमने पढ़ा कि मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई दो बिंदु, एक बिंदु Q1, एक बिंदु पर Q1 आवेश है, एक बिंदु पर Q2 आवेश है, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर, R दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, R दूरी पर स्थित हैं। अगर इनके बीच लगने वाला बल मान लेते हैं हम क्या है, F है। क्या है, इन पर लगने वाला बल क्या है, F है। और बात करें बल कौन सा हो, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल हो, का जब अगर समान आवेश होंगे यानी प्लस Q आवेश यहाँ पर होगा, ये प्लस में और ये प्लस में है, तो इन पर प्रतिकर्षित बल लगेगा। यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वही बात करें तो इन पर लगने वाला बल क्या होगा, F होगा। तो भैया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, विद्युत बल कौन सा, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, आवेशों Q1 तथा Q2 के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके मध्य दूरी, बीच की दूरी यानी R के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल सी है। तो यानी क्या लिखेंगे हम, F होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती, तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R1/r² होगा। अगर हम इसको मिलाकर लिख दें तो क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r² होगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक K आ जाएगा, और K क्या होता है, अनुपातिक नियतांक होता है। ठीक है, तो r² ये बन जाएगा दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल का सूत्र, जहाँ क्या होगा, K क्या होता है, K जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। K क्या है, एक नियतांक है। तो K क्या हो जाता है, यहाँ पर नियतांक होता है, और इसका मान भी फिक्स हो जाता है। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10⁹ इसका मान होता है। तब आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो या कर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r², ये सूत्र हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का
व्यंजक हो जाएगा और ये कूलाम का नियम हो जाएगा। फिर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए क्या पूछा जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई एक काल्पनिक पृष्ठ स्थित है, ये वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, यानी E वैद्युत क्षेत्र है। तो इस पर कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A है। तो इससे होकर गुजरने वाली क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ से होकर यानी किससे लंबवत पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या हो जाएगी, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम लिखना होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या परिभाषा क्या होगी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और अगर आपको बताओ इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमें सूत्र का निर्धारण नहीं करना है, इसमें केवल परिभाषा लिखनी है। और पूछ रहे हैं क्या कि धनात्मक फ्लक्स तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है। तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स धनात्मक होगा, जो पृष्ठ से जितना फ्लक्स निकल रहा है वो धनात्मक, और पृष्ठ के जो फ्लक्स कहलाता है तथा पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स क्या कहलाता है, ऋणात्मक फ्लक्स कहलाता है। निकलने वाला तो क्या कहलाता है, धनात्मक, और प्रवेश करने वाला उसके अंदर वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक फ्लक्स कहलाता है। फिर पेपर में पूछा जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि है विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यह प्रश्न कई बार आ चुका है पेपरों में। तो विभव प्रवणता की परिभाषा लिख लेना है, और इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि विभव प्रवणता, क्या पढ़ लिया हमने, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बराबर क्या पढ़ लिया हमने, कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, ठीक है, विभव परिवर्तन की दर को यानी डेल्टा V बटे डेल्टा T मान लेते हैं कोई दूरी, तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कह देते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न बनेगा कि वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, यहाँ पर बिंदु A मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु B मान लेते हैं। इस पर कोई प्लस Q आवेश है, इस पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है। तो ये है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, यहाँ पर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को उस बिंदु के बीच विभवांतर कहा जाता है। यह एक क्या है, अदिश राशि है, और इसे कैसे, इसे V से प्रदर्शित किया जाता है, या आप लिख सकते हो कि V कैसे, बिंदु A से बिंदु B तक। तो हम मान लें कि बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य तो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, यानी W बटे Q0। किसी परीक्षण आवेश को कहाँ से, परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। या आप चाहे क्या लिखो कि VA माइनस VB लिख दो, या VB माइनस VA लिख दो, वही विभवांतर है। W बटे क्या हो जाएगा, Q0, कोई कुछ भी लिख दो, तो ये क्या होता है, विभवांतर कहलाता है, W कार्य होता है। और इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि भंजक विभवांतर की परिभाषा दीजिए। तो भंजक विभवांतर क्या होता है, किसी पदार्थ के भंजन हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस पदार्थ का भंजक विभवांतर कहते हैं। क्या होगा, किसी पदार्थ के भंजन हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस बिंदु का भंजक विभवांतर कहते हैं। तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि विभव प्रवणता। फिर से ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो चुका है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इसे आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। परिभाषा पूछ ली जाएगी तो क्या होता है, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए
बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन श्रेय की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या कहलाता है? अपवहन या अनुगमन वेग कहलाता है। यानी मान लीजिए कोई एक चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वे किसी विद्युत परिवहन जिससे बी वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, एक बिंदु का मैंने वोल्ट बैटरी का एक धन श्रेणी से जुड़ी हुई, एक एक्सरा ऋण श्रेणी से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही क्या करते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धन आयनों से टकराते हुए वैद्युत क्षेत्र की, यहाँ से मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करते हैं उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन धन श्रेणी से टकराते हुए वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करते हैं उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित किया जाता है। तो फिर से वो परिभाषा पढ़ते हैं कि वह वेग जिसके द्वारा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र की प्रभाव में धन श्रेणी की ओर गति करते हैं, क्या कहलाते हैं? अपवहन या अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, तो आयनों से टकराते हुए जो इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन श्रेणी की ओर गति करते हैं, क्या कहलाता है? वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाता है, या इसे अपबाह्य वेग भी कहते हैं। फिर देखिए अगला है प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो संबंध की बात करें, ठीक है, तो संबंध की बात करें तो क्या होता है? Vd बराबर EV टॉ बटे ml हो जाता है। क्या होता है? इसे कहते हैं विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच संबंध। यानी अगर बात करें तो Vd आपको पता है यहाँ पर होगा अनुगमन वेग होगा, Vd अनुगमन वेग, V विभवांतर और L क्या होगा? चालक तार की लंबाई, यानी चालक की लंबाई और जो टो होगा आपका वो क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। तो ये हो जाता है विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो Vd बराबर EV टो बटे ml, तो ये हो जाता है विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच संबंध। फिर अगला प्रश्न बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवहन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे यहाँ के लिख रहे हैं म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या लिखा कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवहन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसकी बात करें फॉर्मूले की तो म्यू बराबर Vd बटे E, यानी किससे बड़ा अपवहन वेग है जो किसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो ये बन जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाता है? वोल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाता है कि मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड इसका मात्रक होता है। फिर प्रश्न बन जाता है कि मान लीजिए प्रश्न नंबर 11 है कि अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अतिलघु में बन जाएगा, 1 नंबर में बन सकता है। तो वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता है अनओमीय यानी प्रतिरोध कहलाता है। जैसे विद्युत बल्ब का तंतु व डायोड। ठीक है, डायोड बल्ब ये क्या कहलाते हैं? अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। फिर प्रश्न बनता है कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है और 1 किलोवाट घंटा में 3 × 10⁶ जूल, यानी कितने जूल होते हैं। ठीक है, तो जूल होते हैं। फिर अगला प्रश्न बनता है कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। वैसे तो ये आपके 3 अंक पे पूछे जाएंगे दोनों नियम, लेकिन अगर विकल्प अतिलघु में पूछा जाएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 अंक या 2 अंक में आ सकता है एक नियम अकेला। तो हमने क्या पढ़ना है यहाँ पर? किरचॉफ का धारा नियम। तो क्या होता है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी मान लीजिए कोई संधि यहाँ पर ओ मान लेते, इस पर जितनी भी धाराएं मिल रही हों I1 I2 I3 समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? यहाँ पर शून्य होता है। यानी सिग्मा
आई बराबर क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। यानी ये सिग्मा क्या दर्शाता है, बीजगणितीय योग दर्शाता है। तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, इसे किरचॉफ का प्रथम नियम और धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आंसर होगा सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, ये पहला कारक कहलाएगा। और दूसरा कारक क्या है, विद्युत अपघट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये दोनों कारक हो जाएंगे। ठीक है, पहला सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा विद्युत सेल की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर का परिपथीय नियम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए समझते हैं हमसे एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहलाता है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहलाता है, तो देखिए यहाँ पर, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा का यानी क्या होता है, म्यू जीरो गुना धारा क्या होगी, कुल धारा आई का म्यू जीरो गुना होता है। यानी क्या होता है, समाकलन डेल्टा बी क्या होगा, किसी बंद वक्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन इनटू समाकलन डेल्टा एल बराबर क्या होता है, धारा का म्यू जीरो गुना होता है। तो यह क्या हो जाता है, एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। तो क्या करें, किसी बंद वक्र की परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन यानी समाकलन बी डेल्टा एल क्या कहलाता है, उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू जीरो गुना हो जाता है। यानी म्यू जीरो आई हो जाएगा या आई इंटू म्यू जीरो हो जाता है। तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लेना एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, फिर प्रश्न पूछाएगा कि आमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर होगा शंट प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर आमीटर के परास में कमी तथा धारा सुग्राह्यता में वृद्धि होगी, क्योंकि शंट प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर कम धारा प्रवाहित होती है। शंट प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न बना है कि प्रश्न नंबर 17 है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका, तो B बराबर क्या होता है कि म्यू जीरो एन आई बटे एल हो जाएगा, या बराबर या कह सकते हैं म्यू जीरो एन बटे एल। अगर हम इसको कॉमा में अंदर लिखकर ऐसे लिखते आई बराबर क्या हो जाता है, म्यू जीरो एन आई हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे लिखते म्यू जीरो एन आई हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो या तो आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि जो एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन बटे एल होता है, स्मॉल एल। यानी जो परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई के फेरों की संख्या होती है। यानी जो भी परिनालिका की लंबाई में की प्रति मीटर यानी प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या एन हो जाएगी। एन क्या होती है कि परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या होती है, इसलिए इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, स्मॉल एन लिख देंगे। तो हमारा सूत्र सीधे निकल कर आ जाएगा कि बी बराबर म्यू जीरो एन आई। ये हो जाएगा किसके लिए, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है, इसको आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। तो जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, यानी एक इसका
उदाहरण हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। अगले प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है जो कि अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है। तो आंसर होगा अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में के इलेक्ट्रॉन युग्म में होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्म होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक दिशा में होता है। इसलिए क्या होते हैं, दोनों में अंतर पाया जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्म होते हैं, और इसके चक्रण एक दिशा में होता है, इसका चक्रण एक दिशा में होता है। फिर 20 नंबर प्रश्न है, 20वां प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेंज का नियम है। तो इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं, लेंज का नियम कह सकते हैं। क्या कहते हैं, लेंज का नियम। तो यह किसी प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। फिर अगला देखिए प्रश्न, अगला है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। तो स्वप्रेरकत्व क्या होता है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसके मात्रक की बात करें तो हेनरी, और विमा की बात करें तो ml² T-2 A-2 हो जाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए जो कि है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इस पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। तो क्या होता है कि जब किसी विद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी क्या होगा कि जब किसी विद्युत परिपथ में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे विद्युत जनित्र एवं ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर देखिए अगला प्रश्न है जो कि है प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं बाटहीन धारा का अर्थ समझाइए। इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कहोगे, और ये प्रश्न इस साल आपके पेपर में 100% आने वाला है। शक्ति गुणांक क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I तथा विभवांतर V के बीच कालांतर फाई, क्या लिखोगे आप, कालांतर फाई के कोज्यन यानी कोज्या को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है। और अगर पूछे बाटहीन धारा क्या होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय ना हो तब परिपथ की धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। तो ये दोनों प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला देखिए ट्रांसफार्मर के परिगमन अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है। तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या यानी NS तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी NP का अनुपात परिणमन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को क्या कहलाते हैं, जो आपका अनुपात क्या कहलाता है, परिणमन अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहो कि इसके लिए क्या किससे लिखते हैं, हम R से प्रदर्शित करते कि दोनों का परिणमन कैसे R से प्रदर्शित किया जाता है, तो हम लिख रहे हैं कि इसके NS यानी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली यानी NP के में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन कहा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। फिर क्या है, सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका एक उपयोग बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न होगा आज का हमारा। तो इन तरंगों का उत्सर्जन निर्वात नालियों द्वारा
या नलियों द्वारा कैसे निर्वात नलियों द्वारा किया जाता है। इनकी आवृत्ति 30 गीगाहर्ट्ज GHz से 300 गीगाहर्ट्ज तक परिवर्तित होती है। इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग वायुयानों के नेविगेशन के लिए, रडार में और परमाणु तथा अणुओं की संचार के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतने 25 प्रश्न इनको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।